हाई टू एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल। हमारा फर्स्ट ईयर का जो क्लास है, आज हम उसका तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। चले जी, आज हमारा तीसरा क्लास है। शेयर करें इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और आपके साथ साथ वो भी हमसे फ़ायदा उठा सके। इसको शेयर करें। हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है। चले जी, अगर कोई डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। साउंड का जो थोड़ा सा रिपीटिशन था वो मैंने अभी ख़त्म कर दिया है। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आज हमारा फर्स्ट ईयर का जो है वो तीसरा लेक्चर है। तो आज हमने तीसरे लेक्चर को पढ़ना है, हमने उसको देखना है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने आगे तक पहुंचाना है। जल्दी जल्दी इसको शेयर करें ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। चले ठीक है, साउंड ठीक है, बस वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, आज वो मैंने ठीक कर दिया। चले जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और आपके साथ साथ वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हमारा टॉपिक जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने मैक्रोफेज को पढ़ना है कि मैक्रोफेज क्या है। यासिर भाई, अगर कल का टॉपिक रिपीट करने लग जाऊं तो फिर बहुत वक्त हो जाएगा, फिर आज का टॉपिक हमसे नहीं होगा। चले, मैं आसान बता देता हूं कल के टॉपिक में हमने किस चीज़ को डिस्कस किया। कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास डिफेंस लाइंस कितने हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो डिफेंस लाइंस हैं वो 3 हैं। फिर बाद में मैंने आपसे ये कहा था कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारा स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसी तरह कुछ केमिकल्स हैं जिसको परसों हमने पढ़ा था।
फिर हमने बात की थी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर WBC आता है और यही WBC थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी आता है। फिर हमने WBC के टाइप्स देखे। मैंने आपसे कहा WBC के जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। पहले WBC के जो टाइप्स थे हमने उसे कहा हमने उन WBC को कहा ग्रेनोसाइट्स, क्योंकि उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद थे। और जो दूसरे WBC के टाइप्स थे उनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें कहा ए ग्रेनोसाइट। अब वो WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद थे वो फिर आपके पास जो थे वो तकरीबन 3 तरह के थे। एक को हमने कहा बेजोफिल, दूसरे को हमने कहा एसिनोफिल, तीसरे को हमने कहा न्यूट्रोफिल। ये जो हमने इन्हें नाम दिए थे, मैंने आपसे कहा था इनको हमने नाम इस वजह से दिए हैं क्योंकि ये स्टेन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे कि भाई ये किसके साथ जो है स्टेनिंग करता है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसकी है, इस वजह से हमने इन्हें क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है जी। और साथ साथ फिर हमने आपसे ये कहा था कि ए ग्रेनोसाइट जो है वो फिर 2 तरह का है, उसमें मोनोसाइट भी आता है और इसी तरह जो है लिम्फोसाइट भी आता है। फिर मैंने आपसे कहा था जो मोनोसाइट है फिर वो मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में मैंने आपसे ये कहा था कि जो लिम्फोसाइट है वो फिर 2 तरह के हैं, उसमें बी लिम्फोसाइट था, टी लिम्फोसाइट था। फिर बी लिम्फोसाइट 2 तरह के थे, उसमें आपके पास प्लाज्मा बी सेल थे, उसी तरह मेमोरियल सेल थे आपके पास। फिर लिम्फोसाइट हमने कहा लिम्फोसाइट 4 तरह के हैं, एल्पर टी सेल है, टी साइटोटॉक्सिन टी सेल है, इसी तरह सुप्रेसल सेल है और इसी तरह मेमोरी सेल है। इसको कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो जरा आए आज के टॉपिक को जरा स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है जी। मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो मेरे YouTube के चैनल से जो है इसके पिछले जो 2 लेक्चर हैं इम्यूनिटी चैप्टर का, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। चले जी जरा स्टार्ट करते हैं। आज हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ना है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कई सारे स्ट्रक्चर्स की वजह से है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कई सारे स्ट्रक्चर्स की वजह से है और वो स्ट्रक्चर जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाते हैं उनमें से आपके पास पहला है मैक्रोफेज। उनमें आपके पास पहला है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज जो है वो आपके पास पहले हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाते हैं। इसी तरह न्यूट्रोफिल्स आते हैं और न्यूट्रोफिल्स के बाद आपके पास नेचुरल किलर सेल आते हैं। इसी तरह प्रोटेक्टिव प्रोटीन आता है और इंटरफेरॉन आते हैं, इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस आता है और इसी तरह टेम्परेचर रिस्पांस आता है। ये सारे मिल करके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाते हैं। कौन कौन है देखिए, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में तकरीबन कोई 7 स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से पहला है मैक्रोफेज, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा है नेचुरल किलर सेल, चौथा है प्रोटेक्टिव प्रोटीन, पांचवा है इंटरफेरॉन, छठा है इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस और सातवां आपके पास क्या है, टेम्परेचर रिस्पांस है। ये सारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये इंटरनल है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये इंटरनल है। इंटरनल का क्या मतलब है, ये आपके बॉडी के अंदर है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये इंटरनल है, इंटरनल डिफेंस है। पहली बात इस डिफेंस के बारे में। और दूसरी बात, ये जो डिफेंस आपको मिल रहा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इनेट है, यानी जब आप पैदा हुए बाय बर्थ ये आपके साथ है, ये बाय बर्थ आपके अंदर है। तो इसलिए हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने पहला कहा कि भाई ये इंटरनल है और दूसरा ये इनेट है, ये पैदाइशी आपके साथ मौजूद है। ठीक है जी, इनेट है, ये इनेट डिफेंस है। और तीसरा पॉइंट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में कि भाई ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं का क्या मतलब है, मतलब बाहर से जब कोई पैथोजन आता है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया आ रहा है और ये बैक्टीरिया पे सिर्फ हमला करता है या अटैक करता है और वायरस को कुछ नहीं कहता, या कोई प्रोटेस्टा या प्रोटोजोआ हमारे अंदर आ रहा है और ये उसको कुछ नहीं कहता, ऐसा नहीं है।
ये हर एक पे अटैक करता है। इसी वजह से हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को कहते हैं कि भाई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है जी। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, हमने ये पढ़ा जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपके पास जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे पास वो इंटरनल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये इनेट है, ये बाय बर्थ आपको मिला है। तीसरा पॉइंट ये कि ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कोई स्पेशल वो नहीं है कि भाई ये किसी पे अटैक करेगा किसी पे नहीं करेगा, ये हर एक पे अटैक करता है। इसी वजह से हमने इसे क्या कहा है? हमने इसे कहा है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इसे नॉन जनरलाइज कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं कि भाई ये जर्नल नहीं है, ये हर एक पे जो है वो अटैक कर सकता है। चले जी आगे चलते हैं जरा। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कोई 7 स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की कई सारी किस्में हैं, जिसमें मैक्रोफेज है, जिसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, जिसमें आपके पास नेचुरल किलर सेल है। ठीक है, ये तीनों डब्ल्यूबीसी की किस्में हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जिसे कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इंटरफेरॉन है जो खासकर वायरस के लिए बनता है, और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस है, और इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस के साथ साथ टेम्परेचर का रिस्पांस है। ये सारा क्या है? ये सारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है जी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है यासिर भाई, बिल्कुल इसी तरह सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी हम नॉन स्पेसिफिक कहेंगे, क्योंकि ये किसी खास के लिए नहीं है, ये हर एक पे अटैक करता है। ठीक है जी, इसीलिए ये भी नॉन स्पेसिफिक है। चले जी आगे चलते हैं जरा। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है मोनोसाइट। अब मोनोसाइट क्या है? यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेल जो है वो जा करके अटैक करता है एक बैक्टीरिया के ऊपर, ये अटैक कर रहा है, एक सेल बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये सेल जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, ये सेल आपके पास मोनोसाइट है, और ये जो आपको जो ब्लू में दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया है। तो आप देखें ये जो मोनोसाइट है ये जा करके इस बैक्टीरिया को खाता है, तो ये मोनोसाइट इस बैक्टीरिया को खा रहा है। इसी वजह से इस मोनोसाइट को हम फेगोसाइटिक सेल या फेगोसाइट सेल भी कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जरा इसी मोनोसाइट के बारे में जरा समझते हैं कि भाई मोनोसाइट जो है वो क्या है, इसको जरा थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं जरा। तो मोनोसाइट को जरा समझते हैं। चले जी मोनोसाइट को समझते हैं हम। पहली बात जो मोनोसाइट के बारे में है, जो पहली बात आपको मोनोसाइट के बारे में बताना चाह रहा हूं, मोनोसाइट जो है ये पहला पॉइंट इनका ये है कि ये टाइप्स ऑफ WBC है। मोनोसाइट्स WBC की किस्में हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मोनोसाइट वो सबसे बड़े WBC हैं। अगर आप WBC के देखें ना तो थोड़े छोटे भी होते हैं, थोड़े से बड़े भी होते हैं। मोनोसाइट वो सबसे बड़े WBC हैं। तो दूसरा पॉइंट, दे आर लार्जेस्ट WBC, ये इनका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है, ये जो मोनोसाइट है, अगर आप मोनोसाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो आप मोनोसाइट के जब स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये मोनोसाइट है, ये देखें मोनोसाइट है। मोनोसाइट के अंदर आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देता है। न्यूक्लियस के अलावा आपको यहाँ पे कोई भी दाने या कोई भी ग्रेन्यूल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से मोनोसाइट को हम कहते हैं कि ये ए ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो तीसरा पॉइंट, दे आर
ग्रेनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होते हैं? ग्रेनोसाइट्स होते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है, मोनोसाइट बनते कहां पे है? तो मोनोसाइट बनते हैं आपके हड्डियों के अंदर जो मगज है, जिसको हम बोन मेरो कहते हैं। तो मोनोसाइट बनता है आपके बोन मेरो में। तो चौथा पॉइंट है, दे आर फॉर्म, ये बनते हैं, दे आर फॉर्म, ये बनते हैं। कहां पर बनते हैं? इन बोन मेरो, ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं। ये इनका ये पॉइंट है कि भाई ये बनते कहां पे हैं। तो आपको मालूम हो गया कि मोनोसाइट बनते कहां पे? मोनोसाइट बनते हैं बोन मेरो के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, क्लियर है यहां तक? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों का कमेंट भी देखता जा रहा हूं। किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, कहीं किसी जगह में डाउट हो तो आप पूछे, मैं आपको बताऊंगा जी। ठीक है जी, चले जी। अब मोनोसाइट बनते जब बोन के अंदर बनते हैं, ये देखें ये बोन है, बोन का मतलब हड्डी। ठीक है, ये आपकी हड्डी है। अब ये हड्डी है, हड्डी के दरमियान में एक कैनाल होता है। ठीक है, इस कैनाल के अंदर मगज होता है, मगज। इस मगज को हम कहते हैं बोन मेरो। तो इस बोन मेरो के अंदर कुछ सेल होते हैं। बोन मेरो के अंदर सेल है। बोन मेरो के अंदर ये जो सेल है, ये देखिए बोन मेरो के अंदर जो सेल है, ये सेल, इन सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल का काम होता है क्या? स्टेम सेल का काम होता है बनाना। किस चीज को बनाना? ये स्टेम सेल बनाते हैं मोनोसाइट्स को। ये स्टेम सेल बनाते हैं, किस चीज को बनाते हैं? मोनोसाइट्स को बनाते हैं। जब मोनोसाइट बन जाता है तो मोनोसाइट जो है वो ब्लड वेसल में, खून की नाली में इंटर हो जाता है। ये देखिए खून की नाली है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। मोनोसाइट एंट्री मारता है, दाखिल हो जाता है ब्लड वेसल में। ये देखिए ब्लड वेसल में दाखिल हो गया। अब यही ब्लड वेसल जब टिश्यू तक पहुंचता है, ये देखें, जब यही ब्लड वेसल टिश्यू तक पहुंचता है, ये देखें ब्लड वेसल जा रहा है। जब ये ब्लड वेसल टिश्यू तक पहुंचता है, आप जानते हैं टिश्यू हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल। अब ये देखें, ये एक सेल है, ये देखें ये दूसरा सेल है, यहाँ पे देखिए तीसरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल है, ये कोई छठा सेल है। अब कई सारे सेल हैं। अब ये जो कई सारे सेल हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टिश्यू। जब मोनोसाइट ब्लड वेसल के जरिए टिश्यू तक पहुंचते हैं तो मोनोसाइट यहां से निकल आते हैं टिश्यू की तरफ। और जब ये टिश्यू की तरफ निकलते हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ये देखें, अगर आप पहले इनके स्ट्रक्चर को देखें, अगर आप इनके स्ट्रक्चर को पहले देखें तो इनका स्ट्रक्चर पहले ऐसे था। ये मोनोसाइट का पहले स्ट्रक्चर था, ये देखें मोनोसाइट का स्ट्रक्चर था। अब जब मोनोसाइट ब्लड वेसल से बाहर आते हैं तो यही मोनोसाइट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, अपने स्ट्रक्चर को ऐसे कर देते हैं। ये देखिए मोनोसाइट अपने स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जब ये अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बन जाए, अब हमने इसको मोनोसाइट नहीं कहना है, अब इसका नाम बन गया, अब इसका नाम हो गया मैक्रोफेज। तो आपको मालूम हुआ मैक्रोफेज बना कैसे। अब आपको मालूम हो गया कि मैक्रोफेज कैसे बना।
मैंने आपसे कहा आपके बोन्स के अंदर अच्छा जी राशिद भाई, बिल्कुल इसी तरह है। बोन मेरो में आरबीसी के साथ साथ मोनोसाइट भी बनते हैं, ठीक है जी, आरबीसी के साथ साथ मोनोसाइट भी बनते हैं। अच्छा जी, किसके से ब्लड वेसल में इंटर होते हैं? अच्छा, यासिर कह रहे हैं कि मोनोसाइट कैसे एंट्री मारते हैं टिश्यू के अंदर। तो आपके जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये जो मोनोसाइट है ये उन सुराखों से निकल सकता है, ठीक है जी। तो ये मोनोसाइट ब्लड वेसल से निकल आता है उन सुराखों से और सीधे पहुंच जाता है ग्रुप ऑफ सेल के पास, जिसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चले जी, क्लियर है। अब आपको ये मालूम हो गया जी। खाल खान जी, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात हो रही है। अच्छा जी, अब सर मैंने आपको बताया मैक्रोफेज कैसे पैदा होता है। आपने देखा कि भाई आपकी जो बोन मेरो, आपका जो अड्डी है, अड्डी के अंदर एक दरमियान वाला पोर्शन होता है जिसको हम कैनाल कहते हैं, इसको रेडिकल कैनाल भी कहते हैं। इसी रेडिकल कैनाल के अंदर मगज मौजूद होता है जिसको हम बोन मेरो कहते हैं। अब उस बोन मेरो के अंदर कुछ खास किस्म के सेल हैं जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं। वो स्टेम सेल डिवाइड होते हैं। जब वो स्टेम सेल डिवाइड होते हैं तो उन स्टेम सेल से पैदा हो जाते हैं मोनोसाइट। यही मोनोसाइट वहां से चले जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल इन मोनोसाइट को पहुंचा देता है टिश्यू तक, और टिश्यू के आसपास वही मोनोसाइट ब्लड वेसल से जब टिश्यू की तरफ जाते हैं तो मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? मैक्रोफेज में, ठीक है जी। अब आपने यहां पे ये देखा कि मोनोसाइट आर कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू किस चीज में? मैक्रोफेज में। चले जी, अब यही पॉइंट लिखते हैं। तो यहां पे हमने 4 पॉइंट लिखे। अब आते हैं जरा 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट ये है मोनोसाइट्स चेंज या चेंज के साथ आप इनलार्ज भी लिख सकते हैं, इनलार्ज, क्योंकि मैक्रोफेज बड़े होते हैं और मोनोसाइट छोटे होते हैं, तो हम यही लिखेंगे। मोनोसाइट इनलार्ज इटसेल्फ, अपने आप को कहां पर? इन टिश्यू, सो कॉल्ड हिम। अब इस मोनोसाइट को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मैक्रोफेज। अब इस मोनोसाइट को मोनोसाइट नहीं कहा जाएगा, अब इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? मैक्रोफेज। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो कमेंट में बता दें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए जी, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो? क्लियर है जी? चले जी, अब हमने मैक्रोफेज को पढ़ना है, तो आ जाएं जरा मैक्रोफेज को पढ़ते हैं। मैक्रोफेज आपको मालूम हो गया है कि मैक्रोफेज जो है ये डिराइव्ड हुए हैं। ये डिराइव्ड हुए हैं, किससे डिराइव्ड हुए हैं? ये मोनोसाइट से डिराइव्ड हुए हैं। मैक्रोफेज के लफ्ज के मतलब को समझते हैं। मैक्रो का मतलब है बिग, फेज का मतलब है ईटर, यानी ये वो बड़े सेल्स हैं, ये वो बड़े सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के जो खाते हैं पैथोजेंस को। मैक्रोफेज वो बड़े सेल हैं डब्ल्यूबीसी के जो खाते हैं पैथोजेन को, इसी वजह से तो इसे मैक्रोफेज का। मैक्रो का मतलब है क्या? बड़ा। फेज का मतलब क्या है? ईटर। ठीक है जी। अब दूसरी बात देखें जरा, अगर आप इनके शक्ल को देखें, अगर आप इनके शेप को देखें, तो इनका जो शेप है वो मैंने आपसे कहा अमीबा की तरह, अमीबा की तरह इनका शेप है। अब इनके अंदर यहां पे न्यूक्लियस भी मौजूद है, ये इनका न्यूक्लियस है।
अब अगर आप इसके शेप को देखें तो इसका शेप न गोल है, न कोई 3 कार्नर वाला है, न कोई 4 कार्नर वाला है। तो हम कहेंगे कि हम मैक्रोफेज के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि दे आर बिग ईटर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप इनके शेप को देखें ना, तो इनका शेप जो है वो कोई खास शेप नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दे आर इर्रेगुलर। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट ये है, दे आर इर्रेगुलर होते हैं किस चीज में, इन शेप में, शक्ल के लिहाज से ये क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट, अगर एक जरासीम ये मैक्रोफेज है, अगर एक जरासीम यहां पे आ जाए, ये देखें एक जरासीम है और इसको मैं पैथोजीन कह देता हूं, जर्म। ठीक है, ये पैथोजीन है। अब एक पैथोजीन जब मोनोसाइट के पास आता है, ठीक है सर, लेक्चर के लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए 1-2 सेकंड दे दिया करें। ठीक है, आपको 1-2 सेकंड देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे उसके दौरान। अच्छा जी, अब जब एक पैथोजीन जब आता है मैक्रोफेज के पास, तो मैक्रोफेज के पास सबसे पहले वो पैथोजीन आकर के खड़ा हो जाता है। खड़ा हो गया, जब पैथोजीन खड़ा हो गया तो मैक्रोफेज इसी पैथोजीन के आसपास ऐसे लहरें बना देता है। ये देखें, इस पैथोजीन के आसपास अपने इस मेम्ब्रेन को खींच देता है। ये देखें, अपने इस मेम्ब्रेन को इस तरह खींच देता है, पैथोजीन के आसपास अपने मेम्ब्रेन को खींच दिया। अब यही मेम्ब्रेन और आगे की तरफ जाएगा। ये देखें, और आगे की तरफ ये मेम्ब्रेन जाएगा। ये देखें, यहां से भी मेम्ब्रेन आ गया। ये देखें, मेम्ब्रेन आ गया। अब ये जो पैथोजीन है, जो पहले बाहर था, ये पैथोजीन जो पहले बाहर था, अब ये पैथोजीन अंदर की तरफ दाखिल हो गया। ये देखें, अगर आप इस पैथोजीन को देखें, पहले ये बाहर की तरफ था, ये पैथोजीन पहले बाहर की तरफ था, लेकिन चूंकि अब इसके जो मेम्ब्रेन है उसी ने इस पैथोजीन को दोनों तरफ से घेर दिया है, और जब ये पैथोजीन दोनों अतराफ से घेरा गया तो जाहिर सी बात है अब इस पैथोजीन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये पैथोजीन अब आएगा इस फेगोसाइट के बॉडी के अंदर, इस मैक्रोफेज के बॉडी के अंदर। मैं थोड़ा सा इसको तरतीब इसका थोड़ा सा सही उसमें ड्रा करूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए जी, पहले मैक्रोफेज बॉडी से क्या था, बाहर था। अब ये मैक्रोफेज पहले पैथोजीन बॉडी से क्या था, बाहर था। अब यही पैथोजीन बॉडी के क्या हो गया, अंदर आ गया। अब जब ये पैथोजीन बॉडी के अंदर आ गया तो इसके आसपास एक ऐसा लेयर भी मौजूद है। ये देखिए, इसी पैथोजीन के आसपास एक लेयर भी मौजूद। मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा सा नीचे तफसील से समझाने जा रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा आगे ले जाकर के तफसील से समझा रहा हूं। ठीक है, आ जाए जरा यहां पे देखते हैं। जरा हम देखने जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैक्रोफेज ईट लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, हाउ मैक्रोफेज इंजेस्ट कर देते हैं। इंजेस्ट का मतलब है अंदर ले जाना। हाउ मैक्रोफेज इंजेस्ट, या इंजेस्ट की जगह आप इनगल्फ भी लिख सकते हैं, इनगल्फ लिख लेते हैं। हाउ मैक्रोफेज इनगल्फ खाते हैं, इनगल्फ। हाउ मैक्रोफेज इनगल्फ खाते हैं, किस चीज को खाते हैं, पैथोजीन को। हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई जब एक पैथोजीन आता है तो मैक्रोफेज उस पैथोजीन को कैसे खाता है, तो हमने इसको जरा देखना है। तो आए जरा, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, मैं पहले मैक्रोफेज को बना देता हूं। ये देखें, ये मैक्रोफेज है। ठीक है, अब जब एक थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, इस मैक्रोफेज को थोड़ा सा बड़ा ड्रा कर देते हैं।
ये अब एक मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है। इस मैक्रोफेज के अंदर अपना न्यूक्लियस भी मौजूद है, तो इसका न्यूक्लियस ये है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। होता क्या है, होता ये है जब एक पैथोजन आता है, जब एक पैथोजन आता है, ये देखिए एक पैथोजन आ रहा है, ये एक बैक्टीरिया है, ये देखिए पैथोजन है, बैक्टीरिया है। जब एक बैक्टीरिया आता है तो होता क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो ये मैक्रोफेज बॉडी के अंदर घूम रहा होता है। इसको दिखाई दिया कि भाई यहाँ पे बैक्टीरिया है। मैं आपको असल में दिखाना ये चाह रहा हूं, आपको असल में दिखाना ये चाह रहा हूं, ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि भाई मैक्रोफेज जो है वो बैक्टीरिया को खाते कैसे। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैक्रोफेज है, ये जो येलो येलो शक्ल का ये मैक्रोफेज है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो मैक्रोफेज है ये बैक्टीरिया को खाता कैसे है। आपको ये दिखाने जा रहा हूं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखें येलो कलर का जो है वो मैक्रोफेज है और ये आकर के बैक्टीरिया को पकड़ करके खा लेता है। मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूं कि भाई मैक्रोफेज बैक्टीरिया को कैसे खाते हैं। तो इसी को जरा देखते हैं ये कैसे होता है। होता ये है कि बैक्टीरिया जब आकर के मैक्रोफेज बैक्टीरिया या मैक्रोफेज के पास आता है या मैक्रोफेज बैक्टीरिया के पास जाता है। वैसे तो मैक्रोफेज अक्सर बैक्टीरिया के पास जाता है। जब ये मैक्रोफेज बैक्टीरिया के पास पहुंचता है तो ये मैक्रोफेज सबसे पहले, गौर से देखें, सबसे पहले ये मैक्रोफेज इस बैक्टीरिया के बिल्कुल टच खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये अपने इस मेम्ब्रेन को ऐसे लंबा कर देगा। ये देखिए इसका मेम्ब्रेन ऐसे लंबा हो जाएगा, ये देखिए इसका मेम्ब्रेन ऐसे लंबा हो जाएगा, लंबा हो गया। अब यहां से भी इसका मेम्ब्रेन यहां से भी अपने आप को क्या करेगा, लंबा करेगा। ये देखें इस मेम्ब्रेन ने भी अपने आप को क्या किया, लंबा किया। ये देखें इसने भी अपने आप को क्या किया, लंबा किया। अब जब ये मेम्ब्रेन लंबा हो गया तो होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ये अब बिल्कुल इस मैक्रोफेज के दरमियान में आ गया। तो जरा गौर से देखें, अब जरा गौर से देखें, ये बैक्टीरिया बिल्कुल मैक्रोफेज के दरमियान में है, लेकिन मैक्रोफेज के अंदर ये बैक्टीरिया खुद एक थैले में मौजूद है। ये देखें मैक्रोफेज के अंदर ये बैक्टीरिया खुद एक थैले में मौजूद है और इस थैले को हम कहते हैं फेगो, इस थैले को हम कहते हैं फेगोसोम। इस थैले को हम क्या कहते हैं, फेगोसोम। तो आपने देखा बैक्टीरिया ने आपने देखा कि जो मैक्रोफेज है उसी ने बैक्टीरिया को खाया। जब मैक्रोफेज बैक्टीरिया को खाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और जब ये बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोफेज के अंदर पहुंच जाता है और एक थैले के अंदर होता है तो उस थैले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फेगोसोम। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो। चले जी, हो गया। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे वरना मैंने आगे चलना है। किसी को कोई डाउट हो चले आगे चलते हैं जरा। तो हमने ये देखा कि भाई जो मैक्रोफेज हैं ये बड़े सेल होते हैं और ये इर्रेगुलर इन शेप होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये बैक्टीरिया को खाते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि मैक्रोफेज जो हैं वो फेगोसाइटिक सेल होते हैं। ठीक है जी। तीसरा है दे आर फेगोसाइटिक सेल। ये पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को खाता है, इस वजह से ये क्या हुआ, ये फेगोसाइटिक सेल हुआ। ठीक है जी। अब जो मैक्रोफेज की किस्में हैं, मैक्रोफेज की किस्में जो हैं वो कोई दो तरह के हैं। मैक्रोफेज के कोई दो किस्में हैं। पहली किस्म वो है जो फिक्स है, मैक्रोफेज।
अपनी जगह पे फिक्स है, मतलब एक जगह पे खड़े हैं, जब आसपास कोई जरासीम दिख देता है तो ये उस जरासीम को पकड़ करके खा लेता है। ये उस जरासीम के पास नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे फिक्स है। बस अपना हाथ जो है, अपने जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है या इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको लंबा करके उसको पकड़ लेता है बैक्टीरिया को और खा लेता है। तो हम इस मैक्रोफेज को कहते हैं फिक्स मैक्रोफेज। और दूसरे किस्म के जो मैक्रोफेज हैं वो मैक्रोफेज हैं जो मोटाइल है, मोटाइल मैक्रोफेज, मोटाइल मैक्रोफेज, मोटाइल मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज की दो किस्में हुई, कुछ वो हैं जो अपनी जगह पे रुके हुए हैं और कुछ वो हैं जो अपनी जगह से जा करके हरकत करते हैं। दोनों आपको दिखा देता हूं कि फिक्स कौन से हैं और मोटाइल कौन से हैं। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अब ये वाला जो है ये फ्री है, ये जो है ये आपके पास फ्री मैक्रोफेज है, मतलब घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, उनको कोई दिखाई दिया तो ये उनके पीछे जाकर के उनको पकड़ करके खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे वो हैं जो अपनी जगह पे फिक्स हैं, दूसरे वो हैं जो अपनी जगह पे फिक्स हैं। अब जो फिक्स वाले हैं वो किसी के पास नहीं जाते, वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, जब उनको आसपास कोई पैथोजन दिखाई देता है तो इन पैथोजन को फौरन पकड़ करके खा लेते हैं। तो आपने देखा जो मैक्रोफेज है वो कितने तरह के हैं, वो दो तरह के हैं। एक को हमने क्या कहा, फिक्स, और एक वो है जो फ्री है। फ्री वाला जो है वो बिल्कुल हरकत कर सकता है और जो फिक्स है वो अपनी जगह पे रुका हुआ होता है, ठीक है जी, यहां पर क्लियर है। चले जी, अब आपको एक और बात बता दूं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका लीवर है, चाहे आपका स्प्लीन है, चाहे आपका किडनी है, चाहे आपके अंदर जो है ब्रेन है, हर एक का अपना खास, तो उसे हम कहते हैं कोई एल्वुलर मैक्रोफेज, ठीक है। और इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर डेंड्राइटिक मैक्रोफेज को देखें, और भी कई सारे किस्म के मैक्रोफेज हैं। तो हर आज़ा का अपना खास किस्म का मैक्रोफेज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई लंग्स का जो मैक्रोफेज है वो किडनी के लिए भी काम करेगा, किडनी का जो है वो लीवर के लिए भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। किडनी वाला किडनी में होगा, लंग्स वाला लंग्स में होगा, ब्रेन वाला मैक्रोफेज ब्रेन में होगा। हर एक अपनी जगह पे क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है जी। अब आते हैं, ठीक है जी, चले जी। अब हमने ये देखना है कि भाई मैक्रोफेज का फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मैक्रोफेज जो है वो सबसे पहले आपके बोन मैरो में बनते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आ जाते हैं आपके ट्रैवल करते हैं। उसके बाद मैक्रोफेज जो है सबसे पहले आपके बोन मैरो के अंदर मोनोसाइट बनते हैं स्टेम सेल से, फिर वही मोनोसाइट जो है आपके ब्लड वेसल में आ जाते हैं, फिर ब्लड वेसल से वही मोनोसाइट जो है वो आ जाते हैं आपके टिश्यू के पास, तो वहां पे मोनोसाइट जो कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेज में। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आखिरी चीज बताने जा रहा हूं, मैक्रोफेज बाज़ औक़ात काम करता है एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये कैसे होता है इसको हमने देखना है। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, जो यासिर भाई जो हरकत करते हैं वही मोटाइल है, जिसको मैंने फ्री कहा। फ्री भी आप कह सकते हैं, आप उसे मोटाइल भी कह सकते हैं। मोटाइल का मतलब है हरकत कर सकता है। अच्छा, तो ठीक है जी, बिल्कुल फिक्स भी है और फिक्स को आप मूवेबल भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस लिंक को शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर सके, ठीक है जी। चले जी, अब आते हैं जरा जो हमारे पास जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के अंदर एक कमाल की खासियत है। वो कमाल की खासियत क्या है, मैक्रोफेज जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं।
यानी आपका जो मैक्रोफेज है वो कभी कभार जब किसी जरासीम को पकड़ करके खा लेता है, फिर जब ये उस जरासीम को पकड़ करके खा लेता है तो उस जरासीम के टुकड़े बना करके अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसको झंडे की शक्ल में लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो निशानी के लिए लगाता है कि मैंने इतना बड़ा तीर मारा है, वो इसलिए इसको अपने सेल मेम्ब्रेन पे झंडे की तरह उस जरासीम के टुकड़ों को अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर झंडे की तरह इस वजह से लगा रहा है ताकि आसपास वाला जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमने कल पढ़ना है, ताकि उस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को बता दिया जाए कि भाई जरासीम आया है, एक को मैंने मार दिया है, अभी आकर के आप इसे आइडेंटिफाई करो और इसके खिलाफ जो है आपने काम करना है। तो इसका यह मतलब है सर सेकेंड लाइन जो है वो एक्टिवेट करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। बिल्कुल इसी तरह है मैक्रोफेज जो अभी हमने पढ़ना है, अभी कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मैक्रोफेज जो है यहां पे आपको दिखाई देता हूं, चले जी देख लेते हैं जरा। ये देखें जी, अब ये एक मैक्रोफेज है। इस मैक्रोफेज ने पैथोजन को खाया। जब इसने पैथोजन को खाया, अब उस पैथोजन को अंदर तोड़ दिया गया। उस पैथोजन के टुकड़े उठा करके इस मैक्रोफेज ने अपने सतह पे, अपने मेम्ब्रेन पे उनको दिखा दिया। अब यहां पे देखें, ये है, ये देखें, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े उसी पैथोजन के हैं, ताकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को बता दिया जाए कि भाई एक पैथोजन आया था, मैंने इसको मार दिया है और उसके टुकड़े ये हैं, उसकी निशानी ये है। अब आप तैयारी करें, अगर वो पैथोजन ज्यादा हो गया तो आपने उसको मारना है। ठीक है जी। तो मैक्रोफेज जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। कैसे एक्टिव करते हैं अब हमने देखना है। अगर किसी को यहां तक बात समझ नहीं आई कि भाई मैक्रोफेज कैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, तो कमेंट करें, वरना मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, जिनको मेरी क्लास मालूम नहीं है, सर आपकी क्लास कितने बजे होती है, तो मेरी क्लास जो है वो होती है तकरीबन 6:20, 6:30, 6:40 के दरमियान मैं ऑनलाइन हो जाता हूं। ठीक है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो आप मेरे इसी पेज को लाइक करें ज़ीरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल से, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जो लोग मुझे यूट्यूब पे ढूंढना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे भी मेरे चैनल का यही नाम है, ज़ीरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल। चले जी, अब जरा चलते हैं। अब हमने देखना है ये प्रोसेस होता कैसे है। देखिए जी, ये आपके पास मैक्रोफेज है, ये आपके पास मैक्रोफेज है। ठीक है, ये मैक्रोफेज है। अब जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज इस टाइम आपके बॉडी के अंदर चक्कर मार रहा है। और यहां पे एक और बात बता दूं, मैक्रोफेज जो है वो अमेबा की तरह जो है वो हरकत कर सकता है। ठीक है जी, अमेबा की तरह हरकत कर सकता है। अब जो मैक्रोफेज है ये हरकत कर रहा है और इसको दिखाई दिया कि यार अरे ये बैक्टीरिया घूम रहा है, इसको दिखाई दे दिया कि ये बैक्टीरिया घूम रहा है। अब ये मैक्रोफेज इसी बैक्टीरिया को अंदर की तरफ ले जाएगा। अंदर की तरफ कैसे ले जाएगा ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे ले जाएगा। ये देखें, ये मैक्रोफेज इसी बैक्टीरिया को अंदर की तरफ ले जाएगा। जब ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ गया, अब ये देखें, ये वही मैक्रोफेज का मेम्ब्रेन है और इसी के अंदर जो है बैक्टीरिया मौजूद है। ये देखिए, बैक्टीरिया इसी मेम्ब्रेन के अंदर है। अब ये जो मैक्रोफेज है, ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज, ये देखिए ये मैक्रोफेज है। अब ये जो मैक्रोफेज है ये इस जरासीम को तोड़ेगा जो उसकी बॉडी के अंदर गया है। ये देखें, जो उसकी बॉडी के अंदर गया, ये पैथोजन, इसको तोड़ा जाएगा। अब ये जो पैथोजन है, जब इसको तोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद जब आप देखोगे इस पैथोजन के आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे। ये देखें, आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देंगे, इसी पैथोजन के टुकड़े दिखाई देंगे। इस पैथोजन को मैक्रोफेज ने तोड़ दिया, टुकड़े बन गए। अब इस मैक्रोफेज के अंदर कुछ खास किस्म का प्रोटीन है, हम इसे MHC कहते हैं। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, मैं इसको डायरेक्ट नाम दे रहा हूं, इस प्रोटीन का नाम है MHC, इस प्रोटीन का नाम है। अब होगा क्या
ये मैक्रोफेज जो है इस प्रोटीन को बार की तरफ ले आएगा। ये देखिए बार की तरफ इसको ले आया और इसी प्रोटीन के सिरे पे अटैच होगा वो टुकड़ा जो किसका था, जो उस बैक्टीरिया का था। ठीक है जी। अब इस मैक्रोफेज को आप देखें, इस मैक्रोफेज ने एक झंडा अपने ऊपर लगाया, उस झंडे के ऊपर टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं? वो टुकड़े हैं उस पैथोजन के जिसको उसने मारा है। असल में ये मैक्रोफेज ये दिखाना जा रहा है कि भाई मैंने क्या कारनामा सरअंजाम दिया है। होता क्या है, एक बार फिर से बता देता हूं। मैक्रोफेज घूम रहा होता है, उसको पैथोजन दिखाई देता है, ये उस पैथोजन को पकड़ करके खा लेता है। जब उस पैथोजन को पकड़ करके खा लिया, अब जाहिर सी बात है इंजेस्ट कर लिया, कुछ देर के बाद वही पैथोजन इसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इसके अंदर एक खास तरह का प्रोटीन है MHC, ये उसी प्रोटीन को उठा करके उसी प्रोटीन के ऊपर उस बैक्टीरिया के पीसेस को लगा करके अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगाता है। क्यों लगा रहा है, रीजन क्या है? असल में इसका रीजन ये है, यहां पे आपको और चीज बता देता हूं कुछ। इसका रीजन ये है, अच्छा जी, अगर किसी को कोई कमेंट हो या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछे, वरना आगे जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा सा इससे मुश्किल हो जाएगा। जल्दी करें, हमारे पास कोई सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी करें। क्लियर है? भाई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना मैं आगे चल रहा हूं। आगे चले जी। अब ये जो मैक्रोफेज है, जब इसने पैथोजन को खा लिया है और इस पैथोजन के टुकड़े अपने सेल के ऊपर लगा दिए हैं, अब ये मैक्रोफेज 3 तरह के काम करेगा। तीनों काम आपको बता देता हूं। पहला काम ये करेगा कि ये कुछ प्रोटीन को रिलीज करेगा। पहला काम जो ये करेगा, कुछ प्रोटीन को रिलीज करेगा। उस प्रोटीन का नाम है ट्रिगर प्रोटीन। अब ट्रिगर प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो सीधे जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहां पे जो अभी अभी मोनोसाइट बने हैं, जो बोन मैरो से अभी अभी मोनोसाइट बने हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहे हैं, ये ट्रिगर प्रोटीन जा करके उन मोनोसाइट को, ये देखिए मोनोसाइट है, ये खून की नाली है, ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर मोनोसाइट घूम रहे हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर मोनोसाइट घूम रहे हैं, ये देखिए मोनोसाइट है, मोनोसाइट। अब ये जो ट्रिगर प्रोटीन है, ये ट्रिगर प्रोटीन जाएगा और इस मोनोसाइट को कन्वर्ट कर देगा, मैक्रोफेज में। तो इसका यह मतलब है, जब मैक्रोफेज किसी पैथोजन को मारता है, जब उसके फ्लैग को अपने मेम्ब्रेन के ऊपर लगा दे, उसके बाद ये पहला प्रोटीन रिलीज करेगा जिसको हम ट्रिगर प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन जा करके क्या करेगा, मोनोसाइट को कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? मैक्रोफेज में। और वो मैक्रोफेज से कहेगा कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे एक पैथोजन को मैंने मार दिया है। अब आप देखो, अगर आपको आसपास कोई और पैथोजन मिलता है तो आपने उसको मारना है। देखो, एक मोनोसाइट घूम रहा था, अब उसको एक पैथोजन दिखाई दे दिया। अब मोनोसाइट ने पहला हार्मोन छोड़ा, पहला केमिकल छोड़ा, ट्रिगर प्रोटीन छोड़ा, या यही ट्रिगर प्रोटीन जा करके सीधे बाकी मोनोसाइट को कन्वर्ट कर देगा मैक्रोफेज में, और वही मैक्रोफेज पहुंच जाएंगे इस मैक्रोफेज की मदद के लिए। ये भी घूम रहा है, गश्त कर रहा है, और वो भी पहुंच जाएंगे, और वो भी वहां पे गश्त क्या कर लेंगे, तलाश शुरू कर लेंगे किसी पैथोजन को। ठीक है जी, ये पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा, ये जो मैक्रोफेज है ये एक तरह के केमिकल को रिलीज करेगा जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 1। ठीक है जी, इंटरल्यूकिन 1 एक तरह का केमिकल है, इसको ये रिलीज करेगा। अब इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम है? इंटरल्यूकिन 1 जो है ये जाएगा सीधे, इंटरल्यूकिन 1 जो है ये जाएगा हमारे
दिमाग के पास, ये देखिए हमारा दिमाग है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, हमारे ब्रेन के पास। अब ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये देखें, ब्रेन के अंदर छोटा सा हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये प्रोटीन जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस से कहेगा कि भाई आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है। देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 है। अब ये जब इंटरल्यूकिन 1 जो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस को कहेगा कि भाई आपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो आपके अंदर जरासीम पैथोजन घूम रहे हैं, अब उन पैथोजन के लिए मसला बनेगा। क्या मसला बनेगा? वो अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकेंगे। इसी वजह से तो आपको बुखार होता है। आपको जो बुखार होता है वो बुखार इसी इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होता है। ये रिलीज हो जाता है और ये जाकर के आपके हाइपोथैलेमस को कहता है कि टेम्परेचर को बढ़ाओ, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया घूम रहा है वो अपनी नस्ल ज्यादा ना करे, अपनी तादाद को बढ़ाए ना, हम घूम रहे हैं ताकि उसको मार दे। अगर उसने अपनी तादाद बढ़ा दी तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा हार्मोन है, दूसरा केमिकल है। तीसरा केमिकल रिलीज होता है, तीसरे केमिकल को हम कहते हैं साइटोकाइनिन। अब ये जो साइटोकाइनिन है, इसका क्या काम है यही आपको बता देते हैं। देखो जी, यहां पर जो आपके पास MHC प्रोटीन है, ये देखिए MHC प्रोटीन ने, मैं थोड़ा सा MHC प्रोटीन को बड़ा बना रहा हूं। आपने देखा कि MHC प्रोटीन ने अपने ऊपर लगाया हुआ है, किस चीज को लगाया हुआ है? अपने ऊपर लगाया हुआ है उसी पैथोजन के टुकड़े को लगाया हुआ है ना। अब ये जो तीसरा किस्म का जो हार्मोन है साइटोकाइनिन जो है, ये जब रिलीज हो जाएगा, ये साइटोकाइनिन यहां से सीधे जाएगा, ये साइटोकाइनिन सीधे जाएगा एक खास किस्म के WBC के पास। ये देखिए खास किस्म के WBC है और ये इंतहाई शरीफ WBC है। ये देखिए इंतहाई शरीफ WBC है, ये देखिए WBC है। इन WBC का नाम क्या है? इन WBC का नाम है एल्पर टी सेल। अब ये जो साइटोकाइनिन्स है, ये क्या करेगा? ये साइटोकाइनिन्स जो है ये जाएगा इस एल्पर टी सेल के पास। मैं यहां पे इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ये सीधे जाएगा इस एल्पर टी सेल के पास और इस एल्पर टी सेल के यहां पे क्या हो जाएगा? इस एल्पर टी सेल के यहां पर रिसेप्टर है। ये देखिए रिसेप्टर है। ये जा करके उस रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। जब ये उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएंगे तो इस एल्पर टी सेल को मालूम होगा कि यार मुझे मैक्रोफेज बुला रहा है। देखिए जी, मैक्रोफेज ने इस केमिकल को क्यों सिक्रीट किया? मैक्रोफेज ने इस केमिकल को इस वजह से सिक्रीट किया ताकि एल्पर टी सेल को बुलाया जाए। अब जब ये केमिकल सिक्रीट हो जाएगा, ये केमिकल सीधे जाएगा एल्पर टी सेल के पास और एल्पर टी सेल वहां से आ जाएगा। ये देखें एल्पर टी सेल वहां से आ जाएगा। जब एल्पर टी सेल वहां से आ जाएगा तो ये देखिए एल्पर टी सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ये देखिए एल्पर टी सेल यहाँ पे क्या हो गया? अटैच हो गया। अब ये एल्पर टी सेल वहां से यहां तक कैसे आया? असल में इस एल्पर टी सेल को बुलाया गया है। ये देखिए इस एल्पर टी सेल को बुलाया गया है और इस एल्पर टी सेल को किसने बुलाया? साइटोकाइनिन ने बुलाया। ठीक है, अब आखिरी 2-3 अल्फाज हैं। जब एल्पर टी सेल यहाँ पे अटैच हो जाते हैं ना, तो एल्पर टी सेल एक काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं? ये यहाँ से फौरन सिग्नल दे देते हैं एक खास किस्म के सेल्स को, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल को सिग्नल दिया जाता है। अब ये सिग्नल किसने दिया? एल्पर टी सेल ने दिया। अब प्लाज्मा बी सेल क्या करेंगे? प्लाज्मा बी सेल जो हैं वो फौरन पैदा करना शुरू कर देंगे एंटी बॉडीज को। ये देखिए एंटी बॉडीज। अब आपने यहां तक देखा कि हमारे बॉडी के अंदर ये सारा फंक्शन कैसे हुआ कैसे? सबसे पहले मैक्रोफेज ने एक पैथोजन को इनगल्फ किया।
फिर जब मैक्रोफेज ने उस पैथोजन को इनगल्फ किया, उस पैथोजन को अंदर तोड़ा गया, उस पैथोजन के छोटे छोटे टुकड़े बने, उन टुकड़ों को उठा करके MHC प्रोटीन के ऊपर लगा करके, अच्छा यहाँ पे जो MHC प्रोटीन है मैक्रोफेज के अंदर, इसको MHC2 हम कहते हैं, क्योंकि MHC1 हमारे हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है, लेकिन MHC2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेज के अंदर होता है। अब MHC2 जो है वो प्रोटीन है और इसी के ऊपर उस बैक्टीरिया के टुकड़े लगा दिए गए। अब मैक्रोफेज इसी को अपने सरफेस के ऊपर लगाता है और 3 काम करता है। सबसे पहले जो है वो ट्रिगर प्रोटीन को रिलीज करता है ताकि मोनोसाइट को कन्वर्ट किया जाए मैक्रोफेज में। दूसरा काम किया जाता है इंटरल्यूकिन 1 जो है उसको रिलीज किया जाता है। उसको क्यों रिलीज किया जाता है? ताकि हाइपोथैलेमस से टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। तीसरा काम किया जाएगा, तीसरा काम क्या है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिस जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये साइटोकाइनिस जाकर के हेल्पर टी सेल को बुलाएंगे। हेल्पर टी सेल आकर के इसी एंटीजीन के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और हेल्पर टी सेल फौरन सिग्नल देंगे प्लाज्मा बी सेल को। प्लाज्मा बी सेल जो हैं वो फौरन पैदा कर देंगे किस चीज को? एंटीबॉडीज को। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0312813059 और अगर किसी को इससे पिछले लेक्चर चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है ज़िरक ज़ोलॉजिस्ट ऑफिशियल। ठीक है जी, आप वहां से इसके बकिया लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे बिला झिझक बिला खौफ जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ। तो तब तक दे दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।